नाम है आज के चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बारे में क्लास 10 में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा ही पढ़े होंगे, बहुत अभी हम पढ़ने वाले हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ए चैप्टर विथ लेस डेरिवेशंस, मोर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स फॉर बोर्ड और एंट्रेंस के लिए तो बस कोई लिमिट नहीं है उसका, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए चैप्टर को समझते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू नो। कोई भी चीज़ आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा। कोई लॉ अगर सामने आ जाएगा तो ये भी समझाएंगे लॉ, वो जो साइंटिस्ट है वो लॉ कैसे निकाला, आप क्यों नहीं निकाल सकते। आप भी सोचोगे तो आप भी निकाल सकते हो, तो माहौल बनाएंगे, आपको समझ में चीज़ें आएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम है EMI। तो इसमें पहला लॉ जो आता है वो होता है फैराडेस लॉ। ठीक है, लॉ को लिखेंगे, लॉ को समझेंगे। दो लॉ आएगा, एक फैराडेस लॉ आएगा और दूसरा लेंजेस लॉ आएगा। बस दो लॉ है, सिंपल लॉ है। फैराडेस लॉ को ऐसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ करके कुछ बुक में लिखा है, कुछ बुक में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ करके लिखा है। मतलब वो अपने हिसाब से तोड़ के दो टुकड़ा कर देते हैं। मैं इसको दो पार्ट में लिखूंगा। पहला पार्ट है व्हेन देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विथ ए कंडक्टर। बुक में पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, यू विल बी फोर्स्ड टू रिमेंबर, ऐसा होता है, याद रखो। अब ध्यान से देखोगे तो एवरीथिंग यू विल बी एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड एंड रिलेट। व्हेन देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विथ ए कंडक्टर, an EMF is developed, और more appropriate physical term हुआ induced in it। ध्यान रखने वाली चीज क्या है? ध्यान रखने वाली चीज है when there is a change in flux linking with a conductor, इंसुलेटर के साथ नहीं होगा। और जो वोल्टेज डेवलप होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, EMF। हर एक वर्ड की सिग्निफिकेंस हमें देखना पड़ेगा। चेंज इन फ्लक्स होने से कंडक्टर के साथ जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको EMF कहते हैं। ये सारे का लॉजिक हमें देखना पड़ेगा। इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज EMF। अभी तक तो पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस में जब करंट जाता है तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं EMF। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, EMF। दूसरा हुआ सेकेंड पार्ट जो आपको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, ये हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। excuse me, is directly proportional to the rate of change in flux linkage। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स तो बदलेगा तो EMF होगा। कितना जल्दी जल्दी बदलेगा उतना ज्यादा EMF होगा। मतलब जो EMF है वो प्रोपोर्शनल टू d∅dt है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। d∅dt है, प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट होगा, तो आप कहोगे इट इज EMF इज इक्वल टू k टाइम्स d∅dt। अगले पेज में लिखेंगे इसको। समझ में आया? क्योंकि अक्सर आ जाता है राइट फैराडेस लॉ, तो आपको लॉ लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। CHSE वालों को बता रहा हूं। तो इसमें क्या देखें हम, द EMF induced is proportional to
रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, फिर डी फाई इज चेंज इन फ्लक्स इन dt सेकेंड्स, और इसका जो कांस्टेंट है वो k टाइम्स d∅dt है। और बताने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो k है इसका वैल्यू 1 है, किसमें, इन MKS सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में k का वैल्यू अलग अलग होता है, CGS में अलग अलग होता है, FPS में अलग अलग होता है, बट MKS में 1 है। तो ये चीज हमें याद रखने के लिए आसान हो जाता है कि EMF इक्वल टू d∅dt, EMF इक्वल टू d∅dt। लेकिन EMF इक्वल टू d∅dt वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले हमें सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको MKS में लाना पड़ेगा। अगर MKS में आ गया तो आप कहोगे ये सारा जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या बन देंगे, क्या देंगे, EMF विल बी d∅dt। समझ में आया, EMF विल बी d∅dt। ओके, ये हो गया सेकेंड लॉ, सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ। आई डोंट से सेकेंड लॉ, सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ। थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ, द EMF exists in the conductor or remains in the conductor till the change in flux is till the changing flux is taking place। जब तक फ्लक्स बदल रहा है तब तक EMF रहेगा, फ्लक्स बदलना बंद, EMF गायब। समझ में आया क्या? तो तीन पार्ट हुआ। जब भी कोई कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा उसमें EMF होगा। कितना EMF होगा? EMF कितना होगा? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स बदलेगा उतना ज़्यादा EMF होगा, धीरे धीरे फ्लक्स बदलेगा तो कम EMF होगा। फ्लक्स कैसे बदलता है हम लोग देखेंगे बारीकी से। और EMF इक्वल d∅dt इन MKS सिस्टम। कब तक रहेगा EMF कंडक्टर में? जब तक फ्लक्स बदल रहा है। जैसे ही फ्लक्स बदलना बंद हो गया मतलब या तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया या फिर उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो आप कहोगे कि EMF विल बी देयर टिल देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स बदलना बंद, EMF बंद। ठीक है, क्या समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, क्या समझ में आया? पहला, क्या समझ में आया? Whenever there is a change in flux, तो चेंज इन फ्लक्स दो रीजन से हो सकता है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर द डिफरेंट लाइंस ऑफ फ्लक्स, है ना, और ये कोई एक कंडक्टर है, मैं कंडक्टर को ऐसे मूव करवाया, तो कभी ये इस फ्लक्स के साथ लिंक्ड था, इसके साथ लिंक था, कभी इसके साथ लिंक था, कभी इसके साथ, बार बार लाइंस ऑफ फ्लक्स को बदल रहा था। इट वाज चेंजिंग द लाइंस ऑफ फ्लक्स, है ना, ऐसे ऐसे मूव किया तो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कंडक्टर। क्यों? बिकॉज द कंडक्टर वाज इन मोशन। द टाइप ऑफ EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू ए मूविंग कंडक्टर इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF और मोशनल EMF। समझ में आया? तो पहला चीज हुआ, इफ द कंडक्टर changes position in a static magnetic field, the EMF induced is called dynamically induced EMF। और मोशनल EMF। कितना इंटरेस्टिंग है कि नाम याद रखना कितना आसान है कि अगर कंडक्टर मूव कर रहा है तो मोशनल EMF, कंडक्टर रेस्ट में है तो हम कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF।
कंडक्टर का स्टेटस बताता है कि किस किस्म का ईएमएफ होगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अभी हम बात किए डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। एग्जांपल दे सकते हैं, डायनामो कभी देखे हो तुम लोग? पहले लोग साइकिल में लगाते थे, साइकिल को जोर से चलाओ तो वो लाइट ग्लो करता था सामने, है ना। आपके सारे का गाड़ी में भी डायनामो है, एवरी व्हीकल हैज इट्स ओन डायनामो। तो डायनामो होने से क्या होता है, जब आपका गाड़ी बैटरी से तो स्टार्ट होता है, धक्का मार के स्टार्ट कर देते हो, लेकिन जब गाड़ी चलता है तब बैटरी नहीं चलाता है, तब गाड़ी का ऑल्टरनेटर चलता है, डायनामो चलता है। उसी से उल्टा बैटरी चार्ज हो जाता है, इसलिए लंबे समय तक कार को अगर खड़ा कर देते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट हो गया, फिर गाड़ी चलने लगा, तो उसी का जो डायनामो है वो ईएमएफ जनरेट करता है, बैटरी चार्ज हो जाता है। तो डायनामो। दूसरा क्या है, जेनरेटर। इन जनरल जो आप कहते हैं जेनरेटर, वो भी एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। उसमें क्या है, हम लोग देखेंगे कि कोई एक नॉर्थ पोल रहेगा, कोई एक साउथ पोल रहेगा, और ये दोनों पोल के बीच में कोई एक कॉइल को, आप ये कॉइल को ऐसे घुमाओ, ये कॉइल को अगर घुमाओगे तो इसमें देखोगे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोशन। तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जितनी सारी जगह जो एसी जनरेशन होता है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो, वो थर्मल प्लांट हो, या हाइडल प्लांट हो जैसे हीराकुद का है, थर्मल प्लांट हो तालचेर का है, न्यूक्लियर प्लांट, किसी का भी तरीका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिर्फ एक ही है, दूसरा तरीका आज तक कोई नहीं ढूंढ निकाला। क्या है कि एक दो मैग्नेट के बीच में किसी एक कॉइल को घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, घुमाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर एक टर्बाइन लगा रहता है, जो हाइडल पावर प्लांट होता है हीराकुद में, पानी को डैम बना के बहुत ऊपर तक रख देते हैं, हाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, नीचे से गेट खोल देते हैं तो पानी पूरा पिचकारी मार के आता है बाहर, वो पानी आके इसके साथ धक्का देता है तो ये घूमता है तो कॉइल घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। थर्मल पावर प्लांट में पानी को बॉयलर के अंदर विद द हीट ऑफ कोल गर्म करते हैं, इतना ज्यादा गर्म करते हैं कि सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है, उसको हाईली कंप्रेस करके इसके ऊपर इंजेक्ट करते हैं, ये घूमता है तो कॉइल घूमता है। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेकिंग द एनर्जी ऑफ यूरेनियम, वही पानी को वेपराइज करते हैं और वेरी हाई सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं, उसको इसमें लगाते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा सबका कॉमन है, ये कैसे घुमाएंगे उसके हिसाब से ये न्यूक्लियर प्लांट या थर्मल प्लांट या फिर हाइडल प्लांट बन गया। समझ में आया? अच्छा, हाइडल प्लांट में खर्चा कुछ नहीं, एक बार डैम बना दिया, पानी आता है चलता है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेस। थर्मल प्लांट में कोल जलाना पड़ता है, न्यूक्लियर प्लांट तो और भी कॉस्टली है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुई है। आप लोग अगर कहीं पार्टी उटी में गए होगे, कभी जनरेटर देखे होगे, तो हाँ जनरेटर मंगाए थे, काम कर रहा है, उसमें आप देखोगे ये जो जनरेटर देख रहा है आपको, वो जनरेटर नहीं है। वो जनरेटर में ये अगर इतना बड़ा है ना, तो इतना बड़ा हिस्सा रहेगा जनरेटर, यहाँ पर रहेगा मैग्नेट, यहाँ पर रहेगा कॉइल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक इंजन है, ये क्या है, इंजन लगा रहता है जिसमें आप पेट्रोल, केरोसिन, डीजल कुछ भी डालते हो, तो ये कॉइल को घुमाता है। 80% पार्ट इज एन इंजन, 20% पार्ट इज द जनरेटर। क्या है उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड और एक मूविंग कॉइल इनसाइड इट। समझ में आया? तो ये पूरा चीज जनरेटर नहीं है, इसमें 80% इंजन है जो जनरेटर को चलाता है। समझ में आया क्या? तो जनरेटर में जो ईएमएफ बनता है वो कौन सा ईएमएफ है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सीएचसी वाले याद रखो, टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए जनरेटर, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और गिव एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर। ऑन द अदर हैंड आप कहोगे ऑफ बीट नंबर 2 में, इफ मैग्नेटिक फील्ड associated with a stationary conductor changes, then अब कंडक्टर स्टेशनरी है, हो सकता है कि ये कंडक्टर है, यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा गया था, मैग्नेट को पास लाया तो ज्यादा फ्लक्स लिंक किया, दूर लिया तो कम फ्लक्स लिंक किया, सो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एंड अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद दिस स्टेशनरी स्टैटिक कंडक्टर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ में आ गया? तो इफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग, देन ईएमएफ इज
स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का नाम ऐसा पड़ता है। हाँ तो सर इसका भी एक एग्जांपल बताइए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है लेकिन कंडक्टर अपनी जगह चुपचाप बैठा हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है द केस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सोच लो क्वेश्चन कैसे आएगा। ईएमएफ इन ए ट्रांसफार्मर इज, आप कहोगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ट्रांसफार्मर में क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखेंगे नहीं। होता यूं है कि ये कोई एक ऐसे मैग्नेटिक कोर होता है, ये मान लो कि लोहे का है, और यहाँ पर कोई कॉइल होता है और यहाँ पर कोई दूसरा कॉइल होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम एसी में यूज करते हैं, यहाँ पर एसी लगा देते हैं तो इसमें करंट जाता है तो ये कॉइल में फ्लक्स बनता है, जो फ्लक्स बनता है वो इधर से घूम के आता है, इसके साथ लिंक करता है। अब ये एसी है, करंट तो बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदलेगा तो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। कॉइल के अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदल रहा है तो ये इसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा दोनों टर्मिनल में। हवा में रखा हुआ है और उसमें वोल्टेज आ रहा है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप एक कॉइल ऐसे रखो, बगल में दूसरा कॉइल रखो, इसमें एलईडी बल्ब लगाओ, इसमें एसी लगाओ, एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो इसको क्या कहेंगे? कंडक्टर रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस चेंजिंग, सो यू से इट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर की केस में। अब जो ईएमएफ बना वो दो किस्म का बना, स्टैटिकली इंड्यूस्ड एंड डायनामिक इंड्यूस्ड। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे। अभी पहले बारीकी से हम लोग देखेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर आगे चल के स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है उसके कंसेप्ट में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ करीब 80% स्पेस ले लेगा और 20% विल बी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कंडक्टर मूव कर रहा है और ईएमएफ हो रहा है। तो हम बात करें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड, इसका मतलब क्या है? चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए कंडक्टर, अगर वो पता चल जाएगा तो फिर हम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड निकाल पाएंगे। चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए कंडक्टर इज नथिंग बट lines of flux cut by conductor. It is given by B magnetic field into AN, B into AN flux. AN क्या है? AN is area. AN क्या है? पहले लिख लो, मैं समझाता हूं। AN क्या है? AN is nothing but area swept by conductor normal to magnetic field B। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, निकालना कैसे बता रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय चेंज इन फ्लक्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चेंज इन फ्लक्स, नो। समझोगे तो कर पाओगे। तो चलो अभी समझाने की कोशिश करते हैं। क्या चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए कंडक्टर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कितना फ्लक्स कट कर रहा है, ये क्या मतलब हुआ? चलो ढंग से देखते हैं इसका मतलब क्या है। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में, चलो मानते हैं कि यहाँ पे क्यों है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जगह है। ठीक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, और सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं कोई एक कंडक्टर को मूव करवा रहा हूँ। कैसा है वो कंडक्टर दिखने में? कंडक्टर दिखने में मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है। ये है द पीस ऑफ कंडक्टर, ये है वो पीस ऑफ कंडक्टर जिसका लेंथ कुछ L है। ये कंडक्टर का लेंथ L है और ये कंडक्टर को मैं मूव करवाऊंगा। कैसे भी मूव करवा सकता हूँ? You clearly see the magnetic field is like this. Suppose ये कंडक्टर का लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है। चलो ये कंडक्टर को थोड़ा दूर रखो,
थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड ढंग के बनाए, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड में वो कंडक्टर मूव करने वाला है। बढ़िया, अब आ जाओ भाई, तुम मूव करो। जब ये कंडक्टर कुछ पोजीशन ए बी से शुरू करके, सपोज हम इस पोजीशन को कहेंगे ए और ये पोजीशन को कहेंगे बी, जब ये कंडक्टर यहां से शुरू करके कुछ यहां तक मूव करके आ गया, कहां तक आ गया, ए डैश बी डैश तक आ गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जा रहा था, इट वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये यहाँ पे आ गया। तो कितना फ्लक्स कट किया आप देखोगे। जब वो यहाँ पे आया कंडक्टर, ध्यान से देखना, जब ये यहाँ पे आया ये कंडक्टर, तो ये सारे फ्लक्स के साथ लिंक किया, फिर इनको छोड़ा इनके साथ लिंक किया, फिर इनको छोड़ा इनको लिंक किया, इसको छोड़ा इनको लिंक किया, फिर यहाँ पे आया। मतलब ये सारा फ्लक्स को रास्ते में बदल दिया है। चेंज इन फ्लक्स, समझ में आया? इट इज चेंजिंग ऑल द फ्लक्स कमिंग ऑन इट्स वे। कितना फ्लक्स को कट किया हो, कितना फ्लक्स को कट किया? अरे ये तो इतनी फ्लक्स को कट किया जो इस रेंज के अंदर से जाते हैं, ये एरिया के अंदर से जो फ्लक्स जाते हैं सारे को कट किया, सारे को कट करते हुए यहाँ पर पहुंचा। सो हाउ मच फ्लक्स इज कट? द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? दैट इज इक्वल टू फ्लक्स कट। हाउ यू फाइंड? बी इनटू एरिया स्वेप्ट। ये कंडक्टर कितना एरिया स्वीप करके गया है, एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होके क्या एरिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, एरिया ऐसा है। क्या बात समझ में आया? yes. तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब हुआ बी इन डॉट ए एन, और ए एन इज द एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर को मैं ऐसे लेने की बजाय कुछ ऐसे लेता तो सोचो, अगर मैं कंडक्टर को ऐसे लेता, मान लो जब वो ये फ्लक्स के साथ लिंक में है, ये फ्लक्स तो ऐसे जा रहे हैं, मैं ऐसे आ रहा हूं, क्या ये फ्लक्स बदल रहा है? नहीं, सेम फ्लक्स के साथ लिंक में है। देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स कट। कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड बट स्टिल देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स कट, सो ईएमएफ विल बी जीरो। समझ में आ रहा है क्या? फ्लक्स कट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इट इज स्वीपिंग सम एरिया, नो डाउट ये कुछ एरिया बना रहा है, लेकिन वो एरिया नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं है। The component of area, ये वाला एरिया नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड जो ये होगा, ये cos 90 होगा, जीरो। So it is not sweeping any normal area, no flux is cut, no EMF is generated। अब तो EMF की बात नहीं गया, हम फ्लक्स कट की बात करें। क्या चीजें समझ में आया? yes. तो चेंज इन फ्लक्स मतलब चेंज इन मतलब B इंटू नॉर्मल एरिया स्वीप्ट। एक इंपॉर्टेंट छोटा सा डिराइवेशन आएगा टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, तो हमें ये चीज की जरूरत पड़ेगा। अभी आपको समझ में आया कि चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या है। बस एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बेहतर बताना चाहेंगे। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा विजुअलाइज करना कि ये है कोई एक रेल और ये है दूसरा रेल, ठीक है। और सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है, इसके ऊपर जो स्लाइड कर सकता है, ठीक है, ये कंडक्टर स्लाइड करता है, ये रेल के ऊपर कंडक्टर स्लाइड करेगा। दूसरा केस में ये भी एक कोई कंडक्टर है जो कि कुछ सेमी सर्कुलर टाइप का है, ध्यान से देखना। अब हुआ क्या कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर कितना मूव कर गया, सपोज बाय ये डिस्टेंस d, मतलब ये कंडक्टर इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, मूव कर गया, इधर को मूव कर गया। कितना डिस्टेंस गया, d डिस्टेंस गया। अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ तो फ्लक्स कट किया। और ये जो कंडक्टर है ये भी गया बाय ये डिस्टेंस d। थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आएंगे। और ये जो आपका बेंट कंडक्टर है वो भी कुछ d डिस्टेंस गया। दोनों के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड सेम था, द मैग्नेटिक फील्ड वाज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम था। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए बराबर है, कौन सा कंडक्टर ज्यादा फ्लक्स कट किया है, पहला वाला कि दूसरा वाला?
पहला वाला कितना फ्लक्स कट किया है, पहला वाला देखो तो इट इज बी इंटू एरिया स्वीप्ड बाय द कंडक्टर। कौन सा एरिया ये स्वीप किया है, ये स्वीप किया है कुछ ये वाला एरिया, इट हैज स्वीप्ड दिस एरिया। नहीं, इसके अंदर से जो फ्लक्स जा रहा था सारे को कट किया है। और ये तो ये एरिया को स्वीप किया है। क्या ये एरिया बराबर है? हाँ, सोचते हैं कैसे सोचे। हम करेंगे एक काम, यहाँ पे मैं इसका ये वाला जो पार्ट था, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको निकाल के यहाँ पे फिट कर देता हूँ, हो जाएगा ना। ये एरिया को यहाँ से काट के यहाँ पर ले आओ। अगर ये एरिया को हम यहाँ से काट के यहाँ पर ले आएंगे तो सोचो कि ये एरिया को मैं यहाँ से काट के यहाँ पे ले आता हूँ, ये एरिया को यहां से मैं काट के यहां पे ले आता हूं, तो देखो तो ये एरिया को यहां पे ले आया तो क्या हुआ, क्या ये एरिया और ये एरिया मिलके ये, अब तो ये वाला एरिया गायब हो गया, ये एरिया के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बोथ अंडरगो सेम चेंज इन फ्लक्स। ये चीज आपको विजुअलाइज करना जरूरी है। मतलब ये कंडक्टर सेमी सर्कुलर हो या फिर कैसा भी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंडक्टर किसी भी शेप का हो तो थोड़ा समझाने के लिए मैं तीसरी शेप का भी दिखा देता हूं आपको। चलो मानते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कुछ और एक कंडक्टर है जो दिखने में कुछ इस किस्म का यहाँ पर था और कुछ ऐसा शेप का था, और ये भी डी डिस्टेंस गया तो कुछ ऐसा। हाँ, इसको कैसे ये कंडक्टर इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया है। कौन सा कंडक्टर ज्यादा फ्लक्स कट किया है? आप कहोगे सारे के सारे बराबर फ्लक्स कट किए। जब ये भी डी डिस्टेंस जाएगा, ये भी डी डिस्टेंस जाएगा, ये भी उतने ही फ्लक्स कट करेगा, बिकॉज ऑल दिस एरियाज A1, A2 एंड A3 आर सेम। क्या बात समझ में आया? Are you able to visualize what is flux cut? अब कितनी जल्दी कट किया। अच्छा, ये ज्यादा स्पीड में जाएगा तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर जल्दी भाग रहा है तो जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है तो धीरे धीरे फ्लक्स कट कर रहा है। जल्दी जाएगा तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विल बी हाई एंड ईएमएफ विल बी मोर। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तो फाड़े बोल रहे हैं। धीरे धीरे जाएगा तो ईएमएफ विल बी लेस। अब धीरे धीरे यहां से यहां तक गया, चेंज इन फ्लक्स जितना हुआ, जल्दी से गया चेंज इन फ्लक्स उतना ही हुआ, लेकिन ईएमएफ विल बी डिफरेंट। सो ईएमएफ डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द चेंज इन फ्लक्स, इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। क्या बात समझ में आ रहा है? yes. तो आप कहोगे इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस चेंज इन फ्लक्स, जिसको आगे हम डेल्टा एक्स लिखने वाले हैं, ई सेम, डेल्टा एक्स इज सेम, ओहो डेल्टा 5 इज सेम, हर एक केस में चेंज इन फ्लक्स बराबर है। आया समझ में? अच्छा, अब ये चेंज इन फ्लक्स हुआ कैसे? बात कर रहे हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। कंडक्टर मूव किया तभी जाके हुआ, नहीं तो नहीं होता। अगर मैं थोड़ा सा खाली एक बदलाव लाता और कहता कि यहाँ पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, तो क्या बता सकते हो कौन सा कॉइल के कौन सा केस में चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा? होगा ही नहीं, तीनों में 0 होगा, बिकॉज द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और द कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज A cos 90, तो हो जाएगा 0। यहां पर पहला केस में ये ईएमएफ हो रहा था क्योंकि द एरिया वाज परपेंडिकुलर टू दिस। यहां पर ऐसा सेम ईएमएफ होता था क्योंकि A1, A2 एंड A3 आर सेम। इज दैट क्लियर? यस सर। बढ़िया, मजे लेके समझो। देखो कोई आपको डिटेल्स में पूछे या नहीं, बताते ये हैं कि हमारे कुछ बच्चे तो जेईई भी देंगे, बोर्ड वाले तो ये सब नहीं पूछेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसान होगा। तो क्या देखे नहीं, क्या समझ में आया? अच्छा, वो नंबर 1 देख ली,
नंबर 2 देख लिए, चेंज इन फ्लक्स देख लिए। तीसरा, अब ये बोले महाराज कि ईएमएफ होता है, क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस विथ ए कंडक्टर? व्हाई इट हैपेंस विथ ए कंडक्टर दैट व्हेन ए चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस विथ ए कंडक्टर ईएमएफ इज जनरेटेड? नहीं सर फाड़े बोले इसलिए होता है। अरे छोड़ो, होता है इसलिए फाड़े बोले, ये नहीं कि फाड़े बोले उसके बाद हुआ, उससे पहले नहीं हो रहा था। अब हमें सोचना ये है कि ईएमएफ क्यों होता है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ क्यों कहते हैं। ठीक है, जस्ट 30 सेकेंड्स। तो रुकावट के लिए खेद है, ब्रेक के बाद आपकी फिर से स्वागत है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हो क्या ये रहा है कि कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें ईएमएफ होगा। क्यों? समझते हैं लॉजिक। मान लो कि ये कोई कंडक्टर है और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे, कुछ वेलोसिटी देकर मूव करवाएंगे। कंडक्टर और ऑर्डिनरी चीजों में क्या अंतर है? इसमें फ्री चार्जेस अवेलेबल है। तो सोचो कि इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब ये कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे उसके अंदर बैठे हुए सारा इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ भागेंगे। जब ये साथ साथ भागेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में इनके ऊपर फोर्स आएगा, मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, फील्ड अंदर की तरफ है, इधर भाग रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ होता, लेकिन अब तो फोर्स नीचे की तरफ होगा। So what will happen? The electrons of this conductor will be pushed to this end. और जिन जिन एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ गए वो बन गए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नीचे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर। मिल गया ना वोल्टेज? तो वोल्टेज क्यों हो रहा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आ रहा है? Because of the force experienced by the moving charges inside the magnetic field. ठीक है, तो ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है? बेसिकली ईएमएफ इज इंड्यूस्ड is induced, or to be more appropriate, dynamically induced EMF. Dynamic EMF is induced due to magnetic force on moving charges, on free charges inside the conductor. Free charges inside the conductor, इसके चलते होता है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ इसके चलते ईएमएफ होता है। और ये जो ईएमएफ होता है इसको ईएमएफ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग ए करंट। अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पीस ऑफ कंडक्टर को रखेंगे, आप जानते हो इसमें भी तो ऐसे नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं? और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? द वाटर इन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इट कैन नॉट ड्राइव एनी करंट। अगर मैं इस कंडक्टर की दोनों एंड को किसी एक रेजिस्टेंस से जोड़ देता हूं, एलईडी बल्ब लगा देता हूं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्रो तो तब करेगा जब इसके अंदर करंट जाएगा। अब बोलोगे सर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहिए। अरे कैसे भागेंगे? इन इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के रखा, खींच के अट्रैक्ट करके रखा, तो नो करंट फ्लोज। सो यू विल फाइंड नो करंट इज फ्लोइंग। अगर कंडक्टर की जगह ये कोई एक डाइइलेक्ट्रिक होता तो भी नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन वो तो ड्यू टू डाइपोल से, डाइपोल में जो चार्जेस है वो बाउंड चार्जेस है, वो मूव नहीं करते। तब आपको पोटेंशियल, कंडक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, डाइइलेक्ट्रिक है तो पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन करंट नहीं है। नहीं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, कोई डाइइलेक्ट्रिक लगा के नीचे एलईडी लगा दो, ग्लो करेगा। ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग?
तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करते। तो इसमें ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के रखा है, उनको जाने नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं इसका दोनों, ओहो टूट गया कंडक्टर मेरा, अच्छा, अगर मैं इसको एक एलईडी बल्ब से ग्लो कर लगा देता हूं कनेक्ट करके, ये एलईडी बल्ब है, जैसे मैं मूव किया मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज किधर भेजा, नेगेटिव चार्ज किधर भेजा, और कंटिन्यूअसली मूव करवा रहा हूं। अगला पॉजिटिव चार्ज को जब मैग्नेटिक फोर्स कुछ इधर भेजने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बैठे हुए थे। सोचो कि कोई एक मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, आप किसी दूसरा मैग्नेट को अगर जबरदस्ती इसके तरफ भेजने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये पुश हो जाएगा। सो दिस चार्जेस विल बी पुश्ड and they will flow through it and they will constitute a current. Ball will glow. So this is motivating the electrons to move. So you call it an EMF. So ये ordinary potential difference नहीं है, EMF है। क्या बात समझ में आया? Yes sir. Yes. So यहाँ पर EMF induce हुआ है। जो EMF induce हुआ है, वो EMF कैसा है? हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया, नेगेटिव चार्ज ऐसे आया। क्यों, कैसे पता चला? From the knowledge of the force ऑन द फ्री चार्जेस। तो इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे कह सकते हैं, एक ईएमएफ डेवलप हुआ है, एक बैटरी है। अगर ये ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस होता तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, करंट फ्लो करता, लेकिन ईएमएफ है, करंट ऐसे फ्लो करेगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस? अगर हम इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये वाला टर्मिनल हायर रहेगा, ये लो रहेगा, करंट नीचे आएगा। लेकिन ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, करंट इसमें हायर से लो नहीं होता है, लोअर से हायर की तरफ होता है। ध्यान रखना, उसके रिलेटेड करंट का डायरेक्शन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरे ख्याल से विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, कैसा ईएमएफ देता है, उसका पोलैरिटी क्या होता है, वो पता चल गया। क्या बात समझ में आया? Yes sir. Yes. थोड़ा ये जो फिगर है उसको आप ढंग से समझे नहीं समझे बताने के लिए यू हेल्प मी इन अनदर न्यूमेरिकल, अनदर क्वेश्चन। चलो ये हो गया, एग्जांपल था पहला। मैं एक केस बदलता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में, कोई एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर भाग रहा है नीचे की तरफ। इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, कितना होगा बात की बात है, पोलैरिटी क्या होगा। आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस एज ए बैटरी, तो कैसा बैटरी रहेगा, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, फैराडे तो नहीं बताए, हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये फैराडे पोलैरिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, बाद में लेंस जाके बताएंगे, ठीक है। कुछ बुक में ना मैं देखा हूं लिखा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस d5/dt, डोंट राइट लाइक दैट, दैट इज d5/dt एज पर फैराडेस लॉ। बाद में लेंजेस लॉ को जोड़ेंगे तो माइनस d5/dt मिलेगा। वो अगर पूछेंगे बाय फैराडेस लॉ व्हाट इज ईएमएफ, तो लिखोगे d5/dt। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहोगे माइनस d5/dt, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैग्नीट्यूड बाय फैराडे, डायरेक्शन बाय लेंज, दोनों मिलके माइनस d5/dt हो जाए। खाली फैराडेस लॉ स्पेसिफाई कर दिया तो d5/dt लिखना। अब मर्जी तुम्हारे स्कूल टीचर का रखेंगे, काटेंगे, उनका क्या है, थोड़ी तुम्हारी जिंदगी सुधारेंगे, उनको जो समझ में आए उसे करेंगे। अब इसमें मुझे ईएमएफ का पोलैरिटी बताना है, कैसे सोचना है भाई? सोचो इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज के बारे में। ये पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, बी अंदर है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो फोर्स ऐसे आएगा, तो द पॉजिटिव चार्जेस विल अपीयर एट दिस एंड, नेगेटिव चार्जेस हियर, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बिहेव एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ विद पोलैरिटी लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? पोलैरिटी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ करंट पूछ रहे हैं, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्या होगा। क्या बात समझ में आया? हाँ, कितने सारे चीज समझ में आ गया। फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑन द फ्री चार्जेस। पोलैरिटी क्या होता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स। ठीक है, बीट नंबर 5। जो ईएमएफ होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के लिए होगा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए होगा, ये जानना जरूरी है। और मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं, QV क्रॉस B, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू V एंड परपेंडिकुलर टू B। मतलब जो फोर्स आएगा वो वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होगा, B को भी परपेंडिकुलर होगा। देखो
V को भी परपेंडिकुलर होगा, B को भी परपेंडिकुलर होगा, B को भी परपेंडिकुलर होगा, B को भी परपेंडिकुलर होगा। नहीं, QV भी साइन थीटा होता था फोर्स। नहीं, सोचो हम पुराने एग्जाम्पल को जाते हैं, फाराडे के सोच हमारे सोच मैच करता है क्या? चलो सोचते हैं। यहां पर जब ये कंडक्टर ऐसे जाता था, वेलोसिटी ऐसे था, B ऐसे था, QV क्रॉस B करेंगे तो QV भी साइन 90 होता था। लेकिन जब ये कंडक्टर को मैं ऐसे मूव करवाया, वेलोसिटी बाहर की तरफ, B अंदर की तरफ, एंगल क्या हो गया? 0। 180 डिग्री, B अंदर की तरफ, वेलोसिटी बाहर की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB साइन थीटा, उसमें थीटा की जगह लेंगे 180 और हो गया 0। सो नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस। वो बिना बोले फाराडे महाराज क्या बोले? फ्लक्स कट नहीं होगा, इसलिए EMF नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूँ? EMF हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स नहीं होगा इसलिए ये नहीं होगा। तो हम भी तो बराबरी कर सकते हैं फाराडे? नहीं, ये डायनामिकल इंड्यूस्ड EMF है, इसलिए हम लोग फोर्स के तरीके से इसको समझ लेते हैं। आगे आएगा स्टैटिकल इंड्यूस्ड EMF, जिसमें कंडक्टर मूव नहीं कर रहा होगा, फ्री चार्जेस का कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तब क्या करोगे? तब फाराडे को ही माए बाप करके करना पड़ेगा। तो फाराडेस लॉ अपनी जगह इंटैक्ट है। फाराडेस लॉ का डायनामिकल इंड्यूस्ड वाले पार्ट को हम लोग फोर्स की तरीके से समझने की कोशिश करें ताकि आसान हो जाए। तो ये हो गई हमारा EMF। ये जो EMF हुआ, ये EMF हुआ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये भी समझ में आया। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू V एंड B है, आप जानते हो, क्योंकि QV क्रॉस B है। अगर कंडक्टर के पास कोई लेंथ है, there is some length for the conductor in a direction V and B, तभी ना चार्जेस जाएंगे। सपोज हम कहेंगे ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है कंडक्टर, थीन वायर, ये थीन वायर को मैंने कुछ ऐसा मूव करवाया, थीन वायर को मैं कुछ ऐसा मूव करवाया, ऐसा। क्या इसका भी और B आपस में परपेंडिकुलर है? हाँ है। क्या थ्री चार्जेस के ऊपर फोर्स आएगा? हाँ आएगा। क्या EMF होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है फ्री चार्ज, V ऐसा है, V ऐसा है, फोर्स ऊपर की तरफ होगा, लेकिन ये जो फ्री चार्ज इधर तो कंडक्टर है नहीं, किधर जाएगा? तो EMF इंड्यूस होने के लिए कंडक्टर के पास कुछ लेंथ होना जरूरी है। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू V एंड B। अगर उसके पास कोई लेंथ नहीं है उस डायरेक्शन में तो नो EMF इज इंड्यूस्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी फाराडे महाराज क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो फ्लक्स कट भी तो नहीं किया ना, इसलिए नहीं हो रहा है। वो फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि फोर्स को लोरेंज बताए थे। एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को इतना आसानी से अडॉप्ट नहीं करते, वो अपने हिसाब से बताए। फ्लक्स कट नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा? अरे ये थीन वायर बोलो, जब वो यहाँ से यहाँ पर जाएगा, क्या एरिया स्विफ्ट किया? ये एरिया, पर वायर थीन है, ये एरिया कितना है? 0। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू? 0। सो नो फ्लक्स, नो EMF। फाराडे अपनी जगह खड़े, और हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स तो आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए कंडक्टर के पास कोई लेंथ नहीं है। तो कोई कंडक्टर में EMF इंड्यूस, कंडक्टर में वेलोसिटी और B रहते हुए भी इसमें EMF इंड्यूस नहीं होगा। कब? अगर कंडक्टर के पास कोई लेंथ नहीं है परपेंडिकुलर टू V एंड B। तो पहला चीज याद रखना है, an EMF is induced only when conductor possesses a length perpendicular to V and B। अगर दोनों को परपेंडिकुलर करके कोई लेंथ होगा तभी उसमें EMF होगा। समझ में आया क्या? अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग ब्लॉक है, ये से ब्रिक ऑफ कपर, थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक ब्रिक ऑफ कपर है, कपर ब्लॉक है। ये ब्लॉक में क्या हुआ, इस ब्लॉक को मैं ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे गिरा दिया, अलाउड टू फॉल, EMF होगा। और जो EMF के टर्मिनल होंगे, उस टर्मिनल में अगर हम कोई LED बल्ब लगाएंगे तो ग्लो करेगा। टर्मिनल कौन कौन सा है? थोड़ा टर्मिनल का नेमिंग करते हैं, ये नाम कर देते हैं इनको, A B C D
मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा डिस्क ऑफ कंडक्टर इज फॉलिंग, आपको मालूम है कि ये कंडक्टर मूव कर रहा है तो ईएमएफ होगा, है ना। तो कौन सा दो फेस में आप एलईडी बल्ब को लगाओगे, ऊपर नीचे दोनों साइड आगे पीछे, कौन सा दोनों फेस में एलईडी बल्ब को लगाओगे कि एलईडी बल्ब ग्लो करेगा। गाय दूध देता है लेकिन कैसे देता है मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। जहां पर है निकालने की जगह वहीं पर निकालना चाहिए। कोई पीछे से पकड़ के दूध निकालेगा तो कुछ तो निकलेगा लेकिन दूध नहीं होगा, है कि नहीं। तो यू मस्ट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस ईएमएफ। ईएमएफ को निकालने के लिए हमें कौन सा दोनों टर्मिनल में एलईडी बल्ब लगाना चाहिए, सोचो और बताओ। देखो चलो देखते हैं। देखें बी कैसा है, बी इज इन दिस डायरेक्शन, बी कैसा है, बी इज इन दिस डायरेक्शन। ओ तो मिल गया आपको बी का डायरेक्शन ये है और भी का डायरेक्शन ये है, दोनों को परपेंडिकुलर होके कौन सा डायरेक्शन रह गया, ये मतलब ईएमएफ विल बी एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस दीस टू एंड्स। कौन दोनों सरफेस में ईएमएफ होगा, ईएमएफ विल बी रियलाइज्ड अक्रॉस फेसेस। कौन से फेसेस, ये वाला फेस पीछे वाला ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई एंड डी सी जी एच। क्या बात समझ में आ रहा है। ये दोनों फेस में एलईडी लगाओगे तो ग्लो करेगा, कहीं भी लगा तो ग्लो नहीं करेगा। वो दूध खींच के दूध दूने वाला बात हो गया गाय का, है कि नहीं। ऐसे नहीं निकलेगा, ईएमएफ तो है लेकिन कैसे कनेक्ट करोगे तो ईएमएफ होगा, वो आपको समझ में आना जरूरी है। कुड यू फॉलो कॉज, पोलैरिटी एंड द लेंथ along which the EMF is induced। तीन चीज बता दी, ठीक है। आगे फारडे और क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी फ्लॉस कट करेगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा, धीरे धीरे फ्लॉस कट करेगा तो कम ईएमएफ होगा। ऐसा क्यों बोले, ऐसा इसलिए बोले कि सपोज हम किसी एक कंडक्टर को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाए, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर को मैं मूव करवा रहा हूं, तो मान लो कि इसको मैं कुछ वेलोसिटी में मूव करवा रहा हूं। जब कुछ वेलोसिटी में मूव किया तो क्या हुआ कि इसके जो चार्जेस है उनके ऊपर फोर्सेस आए। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इधर भाग रहा था, बी अंदर की तरफ, ये इधर भाग रहा था, फोर्स ऊपर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आने लगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आने लगे। अगला नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज तो ढेर सारे भरे पड़े कंडक्टर के अंदर, ये निकल गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर जाने की कोशिश करेगा तो आप देखोगे यहाँ पर बैठे हुए पॉजिटिव चार्ज उसको बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करने की कोशिश करेंगे, पास आने नहीं देंगे, दे विल रिपेल इट, इसको रिपेल करेंगे। अब कुछ कुछ चार्ज यहाँ पर होने के बाद और ज्यादा चार्ज नहीं जाएंगे, चार्ज इधर उधर होना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स इनको ऊपर भगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि 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 इलेक्ट्रिक फोर्स इनका इलेक्ट्रिक फोर्स इनको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, और दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। इसका दो मतलब निकला, एक तो हुआ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप पहले तो पढ़ाया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है भाई, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। नाउ द कंडक्टर इज इन मोशन इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड ए कंडक्टर। नहीं तो फिर किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देता है ना, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। हाँ, तो अब दो हमारे आइडिया आया, क्योंकि चार्जेस के चलते, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। पक्का ये चार्ज अगर Q है तो इसके ऊपर EQ फोर्स भी आ रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, वो क्या है, Q ही भी। क्या बात समझ में आया। ये जब ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, ये बेचारा चार्ज ना घर का ना घाट का, जहां था वहीं पड़ा रहा, तो एक पर्टिकुलर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब मैं चाहता हूं कि जो ईएमएफ इंड्यूस है उसको ज्यादा करें, मतलब और ज्यादा चार्ज पुश करें, तो मुझे कौन सा फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाएंगे तो खींच के ले जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैसे बढ़ाएंगे, Q तो चार्ज है, B तो फिक्स्ड है, V को बढ़ाएंगे। इसका मतलब अगर हम जो स्पीड में इसको ले रहे थे उससे ज्यादा स्पीड में इसको लेने की कोशिश करेंगे,
ज्यादा स्पीड में इसको लेने की कोशिश करेंगे, v को बढ़ा देंगे तो ज्यादा फोर्स होगा और कुछ चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। हम तो फोर्स के बात पे अड़े हुए हैं कि फोर्स ही ईएमएफ करवाता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड। और सारा लॉजिक जो फाड़े बोल रहे थे हमें समझ में आया। अब फाड़े क्या बोल रहे हैं, फाड़े का लैंग्वेज देखो, वो फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वो हम देख रहे हैं कि जब वो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे फ्लक्स को कट कर रहा है, ज्यादा वेलोसिटी में जा रहा है तो ज्यादा फ्लक्स कट कर रहा है कम समय में, मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज मोर व्हेन द वेलोसिटी इज मोर। तो फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वो क्या बोल रहे, अगर जल्दी जल्दी फ्लक्स कट करेगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा। वो भी सही है, हम लोग गलत थोड़ी है, हम लोग तो समझ रहे हैं कि इट इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स। समझ में आया क्या? तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज मोर व्हेन दिस कंडक्टर इज मूविंग विथ मोर वेलोसिटी। मतलब ज्यादा जोर से मूव करवाओगे ज्यादा ईएमएफ होगा, कम जोर से मूव करवाओगे कम ईएमएफ होगा। तो जब फाराडे फ्लॉ के तौर पे सारा कुछ बोले थे, हम फोर्स में क्यों बोले? क्योंकि इसमें डायरेक्शन, पोलैरिटी सब कुछ जानना बहुत आसान हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फाराडे वाले तरीके से यू कैन नॉट विजुअलाइज चेंज इन फ्लक्स कट, वो समझ में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा क्योंकि वो डेरिवेटिव है, d5/dt है। dy/dx को समझना उतना आसान नहीं है। बोलने के लिए निकाल देते हम लोग dy/dx, उसके नीचे जो कंसेप्ट है व्हाट इट मीन्स बाय dy/dx, तो रियल मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए d5/dt से काफी चीजें बन जाएगा, लेकिन एन वक्त पे डायरेक्शन, पोलैरिटी ये सब में फंस जाओ तो फोर्स की तरह से करोगे तो चीजें बन जाएगा। तो क्या देखें हम, व्हेन वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर इज मोर, the rate of change in flux, rate of change in flux is more. So more EMF is induced, तो ज्यादा स्पीड में जाएगा ज्यादा EMF होगा। More EMF is induced। क्या बात समझ में आया? थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ, थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ कहता है कि जब तक ईएमएफ बदलेगा तब तक, जब तक फ्लक्स बदलेगा तब तक ईएमएफ होगा। मतलब चलते चलते कंडक्टर अगर बाई चांस रुक गया तो और फ्लक्स कट नहीं कर रहा, ईएमएफ इज जीरो। क्या बात समझ में आया? और हम क्या बोल रहे हैं, अगर चलते चलते रुक गया तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स कहां से आएगा? फोर्स नहीं आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस को इधर भगाया था, नेगेटिव को इधर भगाया था, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, ये कंडक्टर है, तुरंत एक दूसरे को मिलेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या मिला? ईएमएफ जीरो। सो ईएमएफ विल बी जीरो व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो फाराडे जो बोल रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो सही है। व्हेन देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज देयर इज ईएमएफ। द मोमेंट द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज सीजेस, स्टॉप्स, द ईएमएफ vanishes from the conductor, और कोई ईएमएफ उसमें नहीं रहता है। तो क्या लिखेंगे? EMF lasts in conductor till V is not zero or till flux cut takes place। ठीक है, क्या चीजें फंडामेंटल आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes. कितना सारा चीज तो पढ़ लिए, बहुत बढ़िया हो नहीं? और अभी हमें कुछ केसेस देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होगा, ठीक है, और वो डेरिवेशन भी है। क्या समझ में आया? ये सब समझ में आया? देखो लिखा है हेडिंग, क्या बोलते हैं तुम लोग बर्गर में? बुझलो के ऐसे बोलते हैं ना, बुझलो के। हरे भाषा कितना स्वीट है, अपने अपने मजे के। अब चलिए देखते हैं बीट नंबर 4, ना बीट नंबर 3 था। EMF induced in a
कंडक्टर ऑफ लेंथ L moving with speed V in a direction perpendicular to length in a magnetic field, uniform magnetic field, in a चलो ठीक है magnetic field, in a magnetic field B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, नहीं तो फ्लक्स कट निकालने में तो लोगों का धुआं निकल जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म magnetic field B such that V is perpendicular to B. और केस 1 कह सकते हैं such that केस 1 V is perpendicular to B, दूसरे केस में V is not perpendicular to B, ऐसे कर लेंगे। चलो इसको कहते हैं केस 1 B is perpendicular to B। पूरा केस को समझो, देखो, कहो और निकालने की कोशिश करो। ऐसा है कोई मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ कुछ दिखने में ऐसा है, ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ L है और ये कंडक्टर को मैंने v वेलोसिटी में मूव करवाया। कैसे? वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू द लेंथ और द वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू b। क्या बातें समझ में आया? इस केस में आपको पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब हम फोर्स लगा के पोलैरिटी तो बता दिए, मैग्नीट्यूड बताना हमारे लिए मुश्किल होगा। चलिए पहले देखेंगे कि अगर ये v स्पीड में जा रहा है तो इन डेरिवेशन है, ये पूरा चीज डेरिवेशन है सीएससी वालों का एज वेल एज सीबीएसई वालों का। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर अंडर दिस कंडीशन। 2-3 मार्क बना इन डेल्टा टी सेकेंड्स। ये कंडक्टर कितना दूर जाएगा? अरे भाई v स्पीड में जा रहा है तो ये v स्पीड में जा रहा है तो कितना दूर जाएगा? ये जाएगा v डेल्टा टी और ये कंडक्टर यहाँ से कुछ यहाँ तक आ जाएगा। मतलब इस एरिया के अंदर से जाता हुआ सारा फ्लक्स को वो कट कर रहा है। इट कट्स ऑल द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। ये एरिया के अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है सारे को कट कर रहा है। इट कट्स ऑल द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, है कि नहीं? तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस मूव्ड is equal to v delta t। distance moved is v delta t। ठीक है, अगर ये बात है an नॉर्मल एरिया स्विफ्ट, क्या ये एरिया नॉर्मल टू बी है? हाँ है, देखो एरिया ऐसा है, बी ऐसा है। नॉर्मल एरिया स्विफ्ट कितना एरिया स्विफ्ट किया है? ये L है, ये V डेल्टा T है, तो ये पूरा एरिया हो गया इक्वल टू L V डेल्टा T। क्या बात समझ में आया? यस, L V डेल्टा T इन डेल्टा T सेकेंड्स की बात करें तो अगर इतना सारा चीज समझ में आया तो क्या बता सकते हो व्हाट इज डेल्टा फाई फ्लक्स कट? इट इज B इंटू नॉर्मल एरिया और B तो B है, नॉर्मल एरिया ये है, डाल दिए तो बन गया BLV डेल्टा T। ओ इतना फ्लक्स कट किया है डेल्टा T सेकेंड में बाय फैराडेस लॉ। ऑनर करना है, इतने बड़े साइंटिस्ट है भाई। फैराडेस लॉ ईएमएफ जो होगा वो होगा d फाई बाई dt। तो क्या बन गया ये BLV। तो इसमें जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? BLV।
क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अब ये जो कंडक्टर था, पुराना केस को देख लो भाई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, कंडक्टर ऐसा था। वेरी गुड। तो ये जो कंडक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, और वो जो कंडक्टर था, ये कंडक्टर कुछ ऐसे था, और ये कंडक्टर भी वेलोसिटी में जा रहा था। क्या कोई मुझे बताएगा, ये जब कोई बैटरी जैसे बिहेव करने लगेगा, उसका कौन सा पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। मीन्स नाउ इट इज बिहेविंग एज ए बैटरी लाइक दिस। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी का कुछ ईएमएफ है। क्या है वो ईएमएफ? बीएलवी। समझ में आ गया? इसका ईएमएफ हो गया बीएलवी, ये हो गया ईएमएफ। यस। अब ये दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको आप ईएमएफ कह रहे हो, बट है कितना? बीएल। अच्छा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा? चलो देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको डेल्टा बीवी बाई डेल्टा एक्स बोल सकते हो। सर माइनस नहीं लिखे, माइनस लिख देते हैं पोलैरिटी बताने के लिए। हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। पोलैरिटी तो आसान है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ होता है। अच्छा, तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है। कितना है? कितना है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? बीएलवी। और व्हाट इज डेल्टा एक्स? क्या लेंथ में हुआ? ये दोनों एंड में ये मिला है, लेंथ है एल, सो इट इज बीवी। कंडक्टर का हर एक हिस्सा बराबर वेलोसिटी में जा रहा है, हर जगह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बीवी। ध्यान रहे, टेस्ला इंटू मीटर पर सेकेंड इज वोल्ट पर मीटर। घुमा घुमा के कुछ भी पूछ लेंगे। क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। केस 1 क्या था? बी और वी दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे, चीजें हमारे लिए आसान हो गई। नहीं, अब देखते हैं केस 2 में। केस 2, एंगल बिटवीन P and V is थीटा। पहला केस में क्या था? 90 डिग्री था। ये केस में थीटा ले रहे हैं, तो जो निकलेगा वो सही जानने के लिए थीटा की जगह 90 डाल के देखेंगे तो जो आ रहा था वही आना चाहिए। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन रेयरली आता है, बी परपेंडिकुलर टू V वाला डेरिवेशन आता है, फिर भी कर लेते हैं। अच्छा, चलिए हम निकालते हैं बी और V के बीच में एंगल थीटा है। मैं वो सारा चीज को रिपीट करने वाला हूं जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ पर है, समझने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ दे देता हूँ ताकि मैं विजुअलाइज कर पाऊंगा। बी ऐसा है, यहाँ पर जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर का लेंथ L है, लेकिन इसका वेलोसिटी ऐसा नहीं है। ऐसा होने से बी और V परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा कि लेट मी सी ए, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा है। वेलोसिटी कैसा है? बी के साथ थीटा एंगल कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कुछ ऐसा है। सोचो, द वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. यस, ठीक है। वेलोसिटी इज मेकिंग, ये बी है और ये भी है। मतलब पहला केस में हमारा कंडक्टर ए से जा रहा था, अब वो कंडक्टर ऐसे नहीं जा रहा है, कंडक्टर ए से जा रहा है इन दिस डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल थीटा। समझ में आया क्या? तो फिर हम कहेंगे इन डेल्टा टी सेकेंड्स एरिया स्वेप्ट। नाउ यू आर स्मार्ट। कितना हो जाएगा? गया होगा कितना दूर? ये गया होगा v डेल्टा टी, क्योंकि v स्पीड में जा रहा है। अगर ये v स्पीड में जा रहा है, v डेल्टा टी गया होगा, तो एरिया कितना स्वेप्ट करेगा? LV डेल्टा टी। हाँ सर, पहला केस में भी तो वही हुआ था। हाँ, बट यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी। नाउ आई वांट टू सी व्हाट इज द नॉर्मल एरिया स्वेप्ट। कितना नॉर्मल एरिया जाएगा? हाँ, अभी जो एरिया बनाया है जाने के कारण, वो कैसा एरिया है?
वो एरिया, पहला केस में एरिया कुछ ऐसे था, क्योंकि वो ऐसे मूव कर रहा था, एंटायर एरिया वाज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ एरिया ऐसा है कि नहीं, एरिया ऐसा है तो एरिया का ये वाला कंपोनेंट होगा cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा sin थीटा। तो आप कहोगे नॉर्मल एरिया कौन सा है, cos थीटा वाला कंपोनेंट कि sin थीटा वाला कंपोनेंट? साइन थीटा। ये देखो LVDT sin थीटा, बढ़िया। तो फिर फ्लक्स कट डेल्टा फाई क्या है, B इंटू नॉर्मल एरिया, इट इज BLV डेल्टा T sin थीटा। और EMF तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स होता है भैया, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा T कर दो, मिलेगा BLV sin थीटा। क्या बात समझ में आया? यस। तो जी EMF induced is BLV sin theta. Now this can be treated as a conductor or a source of EMF with EMF BLV sin theta. Electric field क्या होगा? Electric field inside the conductor E. Electric field inside conductor, इसका फॉर्मूला तो हमें आता है क्या, डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा V कितना था, BLV sin थीटा, और कितना लेंथ में, L लेंथ में, तो इट इज BV sin थीटा। फाड़े के तरीके से निकाले, अपना तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कि नहीं निकाल सकते। सोच लो ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पे कुछ चार्जेस बन चुके हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बन चुके हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये v वेलोसिटी में जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है q, और ये जा नहीं पा रहा है, कुछ EMF हो गया है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से कैंसिल हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फोर्स है q, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इट इज QV क्रॉस B, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो आप कहोगे दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, और E इज इक्वल टू B क्रॉस V। Q दोनों तरफ बराबर है भाई, ये छोटा बड़ा Q मत कर देना। हाँ, तो B क्रॉस V जो आप लोग पढ़ चुके हैं, EMF इंड्यूस्ड, B क्रॉस V क्या होगा, BV sin थीटा। अगर B और D के बीच में एंगल थीटा है तो BV sin थीटा, तो ये तो आया। समझ में आ रहा है क्या? हम कहेंगे अपने तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज B क्रॉस V। और बोले हाँ यहाँ से डायरेक्शन पता चलता है, अरे वहां भी डायरेक्शन पता चलता है, आपको छोटी मोटी चीजें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सीधी बात है, बता दो क्या। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि कंडक्टर का हर एक हिस्सा बराबर स्पीड में जा रहा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो ये हो गया BV sin थीटा। क्या बात समझ में आया? Yes sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज कमिंग लाइक दिस। थोड़ा ढंग से लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। केस और भी ढेर सारे बनते हैं, हम ये हर एक केस में लिए थे कि कंडक्टर इज मूविंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लेंथ, अगर कंडक्टर ऐसे मूव करता तो नहीं, तो फिर केस बदल जाता है। हमें देखना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू V एंड B। V ऐसा है, B ऐसा है, तो B और V को परपेंडिकुलर होकर ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ है, अगर ये L है, ये एंगल अल्फा है, तो दिस लेंथ इज L sin अल्फा। तो इस केस में EMF क्या हो जाएगा, B L sin अल्फा V। एरिगेटिंग, तो केसेस बनते हैं, वो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं तो खड़े खड़े +2 में इंजीनियर बन जाओगे। आगे चल के करोगे क्या, लोग परेशान हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? Yes sir. पोलैरिटी समझ में आया क्या? फाराडे लॉ नहीं बता रहा है पोलैरिटी, पोलैरिटी बता रहा है फोर्स, नहीं? ठीक है, बस लास्ट केस जो अक्सर डेरिवेशन में आता है, मुझे क्यों मालूम नहीं है इसमें क्या है। पॉइंट नंबर 4 क्या इंपॉर्टेंस है समझ में नहीं आता, ये लोग करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, EMF induced
in a conductor or conducting bar. Rotating about one end with angular speed omega in an axial magnetic field. लास्ट है क्वेश्चन से रखो, मैग्नेटिक फील्ड बी। क्वेश्चन को समझिए, यहां पे कोई एक कंडक्टिंग बार है जो एक एंड में घूम रहा है। कैसा है? ऐसा। इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लेंथ इसका एल मानो। मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है। कैसा है? एक्सियल, मतलब ये अगर ऐसे से घूम रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यू नो इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अगर ऐसे घूमेगा तो क्या ईएमएफ होगा? सर वी एल ही साइन थीटा। अरे क्या इसका हर एक पार्ट का वेलोसिटी बराबर होगा? जो पास में होगा v इक्वल ओमेगा आर होता है, पास में होगा तो वेलोसिटी कम, दूर में होगा तो वेलोसिटी ज्यादा, अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो फिर कैसे निकालोगे? निकालने की तरीका तो एक है। फाराडे महाराज हमारी मदद करेंगे। जय फाराडे बोलो, क्या तरीका है? देखेंगे कि डेल्टा टी सेकेंड में कितना फ्लक्स कट किया। ये एक बार जब घूम के आएगा, अगर ये एक बार कुछ ऐसे घूम के आया, लेट मी ड्रॉ ए सर्कुलर पाथ। जस्ट इमेजिन, क्या ये एक बार घूम के आएगा, कितना एरिया स्वीप करेगा? जब ये एक बार घूम के आएगा कितना एरिया को स्वीप कर गया? पाई आर स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर। और इसके क्या ये एरिया नॉर्मल टू फील्ड है? हाँ है, नॉर्मल टू फील्ड है। तो कितना फ्लक्स कट करेगा? बी इंटू नॉर्मल एरिया। कितना फ्लक्स? बी इंटू पाई आर स्क्वायर। और द फ्लक्स कट इन वन रिवोल्यूशन इज बी इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो हमें ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखेंगे कि इतना सारा फ्लक्स कट करने के लिए हमको कितना समय लगा। अरे अगर एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा है तो आप कहोगे ये थोड़ा अजीब सा बन गया, क्यों? ठीक है, हाँ। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एक बार घूम के आने के लिए ये कितना समय लेगा? दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा में कितना फ्लक्स कट कर रहा है? बी इंटू नॉर्मल एरिया पाई आर स्क्वायर। ईएमएफ हो गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। समझ में आया? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो जेई मेन में एक दो बार देखा हूं, खाली फॉर्मूला पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। बुक में आपको बी एल ओमेगा सब कुछ दिया रहेगा, वैल्यू निकालो ऐसे करके। ये डेरिवेशन कभी कभार आया है सीबीएसई वालों का। तो क्या लिखेंगे? टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ये भी इधर क्यों बैठा है, तंग कर रहा है। चला, हाँ, अब ये हो गया। एन नॉर्मल एरिया स्विफ्ट इन वन रिवोल्यूशन कितना है? पाई एल स्क्वायर। ये भी समझ में आया। डेल्टा फाई इज बी इंटू नॉर्मल एरिया, बी इंटू नॉर्मल एरिया मतलब बी पाई एल स्क्वायर। तो ईएमएफ इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। क्या आपका काम यहां पे बन गया? बोलो क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर इसमें? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी करो। आंसर में क्या रखा है? डेल्टा फाई आप निकाल चुके हो, डेल्टा टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इतने समय में तो होता है। तो फिर ईएमएफ कितना होगा? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आना चाहिए। देखो तो आया है क्या? इज इट कमिंग लाइक दैट? ईएमएफ कितना हो गया? वैल्यू डालो। डेल्टा फाई हो गया बी
पाई एल स्क्वायर, और डेल्टा टी 2 पाई बाई ओमेगा। सिंप्लीफाई करो, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या कोई मुझे मदद करेगा बताने में? इसमें जो ईएमएफ होगा, कौन सा एंड पॉजिटिव चार्ज होगा, बाहर वाला कि अंदर वाला? सोचो। दायां हाथ यूज करना, बायां हाथ मत यूज करना। सही आदित्य, फंस जाओगे, उल्टा हो जाएगा। यूज योर राइट हैंड। यस। तो इसमें क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसे भाग रहा है वो? ऐसे भाग रहा है क्योंकि घूम रहा है। बी ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे भाग रहा है, तो फोर्स तो ऐसे ही आएगा। दैट मींस दिस एंड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस एंड विल बी नेगेटिवली चार्ज। क्या बात समझ में आया? क्या इसमें भी ईएमएफ होगा? हाँ होगा। कितना होगा ईएमएफ? अभी तो निकाल लेंगे। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ होगा। क्या होगा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। इट वाज क्या? इट वाज इक्वल टू बी वी साइन थीटा। बी वी साइन थीटा। अब इसके जो हर एक हिस्सा है, हर एक हिस्सा का वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ से x डिस्टेंस में है, तो उसका वेलोसिटी है ओमेगा x। यहाँ का है ओमेगा थोड़ा बढ़ जाएगा, x बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। यहाँ का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ओमेगा l है। हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण यहाँ पर ईएमएफ भी अलग अलग होगा। बस याद रखना है कि एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर द वेलोसिटी इज ओमेगा x and the EMF will be BV sin theta, B omega x sin theta। उसमें थीटा क्या था? एंगल बिटवीन B एंड V। B कैसा है अंदर की तरफ, V कैसा है? V तो ऐसा है, B और V परपेंडिकुलर है, sin 91 है। That means at any distance x from the center, the electric field induced is B omega x। And obviously x चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, so non-uniform electric field is produced at any distance x from center is equal to BV, और क्यों पुराना लिखे, B cross B, it is B omega x sin theta, so it is B omega x। क्या बात समझ में आया? तो आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन बार। क्या बातें समझ में आया? सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना दिमाग, बद दिमाग वाले भी कर सकते हैं। बी एल ओमेगा दिया रहेगा, निकालो ईएमएफ ऐसे करके। क्या समझ में आया? Yes, sir. दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं और उसको अगली क्लास तुम लोग करके लाओगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे स्टैटिकली इंडक्टेंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि कोई कंडक्टर ऐसा है कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में, और ये कंडक्टर का लेंथ L है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, कुछ एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है इन एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड B। ये O है, ये मिड पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B। क्या पूछा है? ये घूम रहा है, पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ EMF across OA to that across AB, मतलब EMF across OA divided by EMF across OB निकालना है कितना है। क्या बात समझ में आया? पूरे में कुछ EMF होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, डिफरेंस आई मीन रेशियो। आपको सोचना है, आंसर बनाना है। दूसरा, यहाँ पे कोई एक डंडा ऐसा है, कंडक्टिंग बार है, ओहो अब ये कंडक्टिंग बार का ये वाला हिस्सा का लेंथ है L/3, ये वाला हिस्सा का लेंथ है 2L/3, और ये घूमने लगा।
ओमेगा एंगुलर स्पीड में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, पूछा है फाइंड VB माइनस VA, मतलब ये दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, दोनों एंड में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ट्राई करो, आंसर को लिखो, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Yes, sir.